हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे थर्मोडायनेमिक्स के टॉप 30 यानी कि इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 97 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पर केजी ऑफ फ्यूल इज नोन एज कैलोरिफिक वैल्यू, हीट एनर्जी, लोअर कैलोरिफिक वैल्यू या हायर कैलोरिफिक वैल्यू। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कुछ भी हायर या कुछ भी लोअर की बात नहीं किया है। तो क्या बोल रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पर केजी ऑफ फ्यूल, यानी कि 1 केजी फ्यूल में कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम कैलोरिफिक वैल्यू बोलेंगे। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी कैलोरिफिक वैल्यू क्या है, तो ये आपका कैलोरिफिक वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि कार्नोट साइकिल हैज़ मैक्सिमम इफिशियंसी फॉर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, रिवर्सिबल इंजन या इरिवर्सिबल इंजन। तो थर्मोडायनेमिक्स का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ कि कार्नोट साइकिल जो है वो किसके लिए मैक्सिमम इफिशियंसी रहता है, तो वो आपका रिवर्सिबल इंजन के लिए। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो मैं पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी कि किसी भी गैसियस फ्यूल मतलब आपका जो गैस निकलती है ना, कंप्रेस्ड एयर गैसेज होती है या जो आपका डीजल फ्यूल के जो गैसेज होती हैं, उसका अगर आपको कैलोरिफिक वैल्यू मेजर करना है तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किलो जूल से, किलो जूल पर केजी से, किलो जूल पर मीटर स्क्वायर, किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो गैसियस फ्यूल का जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो एक्सप्रेस करते हैं आपका किलो जूल पर मीटर क्यूब में। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 12 टाइम हैवियर दैन हाइड्रोजन, 14 टाइम हैवियर दैन हाइड्रोजन, 16 टाइम हैवियर दैन हाइड्रोजन या 32 टाइम द हाइड्रोजन, 32 टाइम्स हैवियर दैन हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, अगर यहाँ पे एटम की बात होती तो वो कितना होता, तो वो 16 टाइम। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है मतलब वो 32 टाइम्स होगा। ठीक है, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैरोसिन इज डिस्टिल्ड एट, यानी कि जो कैरोसिन होता है उसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्टिल करते हैं, 65 टू 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 220 टू 345 डिग्री सेंटीग्रेड, 345 टू 470 डिग्री सेंटीग्रेड या 470 टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपका कैरोसिन होता है उसको डिस्टिल करते हैं आपका 220 टू 345 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की तो वो कितना होता है, तो वो आपका 65 टू 220 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये आपका किसके लिए है, तो ये आपका पेट्रोल के लिए है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले ये आपका कैरोसिन है, कैरोसिन का बॉक्स है, जस्ट आपको एग्जांपल के लिए रखा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि द सॉफ्ट कोक, हार्ड कोक, पल्वराइज्ड कोल या बिटुमिनस कोल इज ऑब्टेन्ड व्हेन कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल इज कैरिड आउट ऑफ एट 500 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो आपका कोल का कार्बोनाइजेशन है वो कब हो रहा है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लो टेम्परेचर है 500 टू 700, मतलब वो सॉफ्ट कोक हो गया। अभी ये वाला जो टेम्परेचर है, अगर इस सब डेफिनेशन सेम रहे और का टेम्परेचर जो है वो 900 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, तो उस केस में ये होगा आपका हार्ड कोक। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर इन दैट केस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल में बी इंक्रीज बाई, यानी कि अगर हमको वैसे तो पता है कि कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी कितनी है, तो वो 100% है, पर अगर हमको कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी को इंक्रीज़ करना है तो हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे, उसका हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, उसका हाईएस्ट टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, उसका लोवेस्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे या उसके लोवेस्ट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिए पहले तो आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या है वो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर बटे हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी आप हाईएस्ट टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, तो जैसे आप हाईएस्ट टेम्परेचर को बढ़ा देंगे उसकी इफिशियंसी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, आपको ये बताना है, 12, 14, 16 या 32। तो सल्फर जो है, सल्फर उसका एटॉमिक मास होता है कितना, तो वो आपका 32 होता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज नोन एज कार्नोट साइकिल, स्टिर्लिंग साइकिल, एडिशन साइकिल या जूल साइकिल। तो ऐसा साइकिल जिसमें दो जो है आपका आइसोथर्मल रहे, आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और दो आपका आइसेंट्रोपिक हो जिसमें आपका एंट्रोपी कांस्टेंट हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कार्नोट साइकिल बोलेंगे। ठीक है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी आपका ये कार्नोट साइकिल का ग्राफ है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, पहले आप देखते हैं बाकी जो 4 एग्जाम्पल दिए हैं 3 और, वो क्या है। तो जो आपका 2 स्टिर्लिंग साइकिल है इसमें क्या होता है, 2 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और 2 आपका आइसोथर्मल होता है, मतलब 2 आपका जिसमें आपका 2 टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडिशन साइकिल, इसमें आपका 2 कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह में 2 कांस्टेंट प्रेशर होता है और 2 आपका कांस्टेंट
टेम्परेचर यानी कि 2 आइसोथर्मल होता है, और जूल साइकिल में आपका बेसिकली 5 प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये इसका सारा एग्जाम्पल हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि व्हेन वुड मतलब क्या होता है आपका लकड़ी, ये जो लकड़ी है नॉर्मली, तो व्हेन वुड इज हीटेड विथ अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ए टेम्परेचर नॉट लेस देन 280 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे आप हीट कर रहे हैं वुड को, उसका टेम्परेचर जो है आपका 280 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। देन द रिजल्टिंग फ्यूल इज कोक, वुड चारकोल, बिटुमिनस कोल या ब्रिक्वेटेड कोल। तो नॉट लेस देन 280 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब, तो उसके क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका वुड चारकोल। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि द हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज गवर्न बाय बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ या एवोगाड्रो लॉ। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए बोल रहा है। देखिए बेसिकली आपका जो गवर्निंग के लिए जो हीटिंग गैस करते हैं वो 3 तरह से होता है। एक जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एक जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट हो, और एक जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है वो आपका बॉयल्स लॉ, जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट है वो आपका चार्ल्स लॉ, और जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है वो आपका गै-लुसाक लॉ। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो वो चार्ल्स लॉ। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि रिवर्स्ड जूल साइकिल इज नोन एज कार्नोट साइकिल, बेल-कोलमन साइकिल, रैंकाइन साइकिल या स्टिरलिंग साइकिल। तो रिवर्स्ड जूल साइकिल जो होता है वो किसके लिए, इज आल्सो नोन एज बेल-कोलमन साइकिल। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक आपका होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपका 4 में से एक बताना है कौन सा वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि मास डिपेंड हो। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है इन चारों में, तो वो है आपका वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी ये तीनों जो है आपका वो क्या है, तो वो तीनों आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू, यानी कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, 100 न्यूटन मीटर, 1000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या 1 × 10⁶ न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोवाट में कितना जीरो होता है, 3 जीरो, तो 1000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर 1 किलोवाट की जगह ओनली 1 वाट रहेगा तो वो क्या राइट आंसर होगा, 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन, यानी कि जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो किसको डिफाइन करता है, हीट को, वर्क को, इंटरनल एनर्जी को या एंट्रोपी को। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपका एंट्रोपी को डिफाइन करता है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो किसको डिफाइन करता है, तो वो आपका एनर्जी को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है कि द वैल्यू ऑफ 1 बार, यानी कि 1 बार जो होता है इज इक्वल टू कितना होता है, किसके इक्वल में, एसआई यूनिट में। 1 × 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ 1 बार इज इक्वल टू होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं कि पेट्रोल इज डिस्टिल्ड एट, यानी कि पेट्रोल जो है उसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिल किया जाता है। तो मैं जब आपको केरोसिन के बारे में बता रहा था तो केरोसिन क्या था, 220 to 345 केरोसिन, और उसमें पेट्रोल कितना बोला था, तो 65 to 220 आपका पेट्रोल के लिए। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि व्हेन अ परफेक्ट गैस इज एक्सपांडेड थ्रू एन अपर्चर ऑफ मिनट डायमेंशन द प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस या थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो ये जो डेफिनेशन दिया गया है ये डेफिनेशन किसके लिए है, तो ये डेफिनेशन है आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस का। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्टीम कोल इज़ जो आपका स्टीम कोल होता है वो किसके क्या होता है, बेसिकली पल्वराइज्ड कोल होता है, ब्राउन कोल होता है, कोकिंग बिटुमिनस कोल होता है, या नॉन कोकिंग बिटुमिनस कोल होता है। तो स्टीम कोल जो है वो बेसिकली वो क्या है, तो वो आपका नॉन कोकिंग बिटुमिनस कोल है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द जनरल लॉ फॉर द एक्सपांशन और कंप्रेशन इन ऑफ गैसेस इज, जो जनरल लॉ बताना है आपको, पी वी इज इक्वल टू सी, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, पी वी एन इज इक्वल टू सी, या पी वी फाइव इज इक्वल टू सी। तो जनरल लॉ जो है आपका किसी भी गैस के लिए क्या रहता है, तो वो रहता है आपका पी वी एन इज इक्वल टू सी। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं कि द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस एंड इज यूज फॉर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज नोन एज, यानी कि हीट एनर्जी जो आपका किसी भी गैस में स्टोर रहता है जो कि उसका टेम्परेचर को राइज करने के काम आता है, वो कौन सा एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या मोलिकुलर एनर्जी। तो वो एनर्जी कहलाता है आपका इंटरनल एनर्जी। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ या जूल्स लॉ
स्टेट दैट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन किसके लिए है? तो ये डेफिनेशन है बेसिकली जूल्स लॉ का। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ में पहले बता चुका हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है, गेलुसाक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं है जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट है। तो ये डेफिनेशन किसके लिए हो गई? तो ये डेफिनेशन आपकी जूल्स लॉ हो गई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द फ्यूल मोस्टली यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। यानी कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में से अगर आपको पिग आयरन से आयरन ओर निकालना, आयरन ओर से पिग आयरन जब निकालना हो तो उसके लिए कौन सा कोक यूज़ करेंगे? फ्यूल कौन सा यूज़ करेंगे? बेसिकली हार्ड कोक, सॉफ्ट कोक, पल्वराइज्ड कोल या बिटुमिनस कोल। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका हार्ड कोक। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विथ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है किससे डील करता है? कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है वो किसके लिए है? तो वो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए है। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तो उसमें क्या था कि एनर्जी कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट्स रियली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? तो वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन एटॉम। ठीक है, एक एटॉम है किसी भी मॉलिक्यूल्स में तो वो कौन सा एटॉम हो गया? तो वो आपका मोनो एटॉमिक हो गया। अगर दो एटॉम रहता तो क्या होता? वो डायटोमिक होता। अगर तीन एटॉम रहता तो क्या होता? वो आपका ट्राइटोमिक होता। पॉलीएटॉमिक मतलब तीन से ज़्यादा अगर एटॉम होता तो वो क्या होता? वो आपका पॉलीएटॉमिक होता। तो ये चारों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि द नेचुरल पेट्रोलियम में बी सेपरेटेड इनटू पेट्रोल, कैरोसिन, फ्यूल ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो जो आपका नेचुरल पेट्रोलियम होता है उसको किससे सेपरेट करते हैं? तो उसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल से सेपरेट करते हैं। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं कि ए डेफिनेट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नोन एज। यानी कि ऐसा कोई स्पेसिफिकली एरिया है, जैसे मान लीजिए एक एरिया है जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रही है तो उस एरिया को क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक साइकिल, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक लॉ। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे? तो इस एरिया को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम या 1000 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री इन कॉल्ड किलो जूल। किलो जूल में बेसिकली क्या होता है? 1000। ठीक है, 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल। तो 1000 ग्राम हो गया आपका। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि द हीटिंग ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज गवर्नड बाई बॉयल लॉ, टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ प्रेशर, गेलुसाक लॉ वॉल्यूम। तो पहले बोल चुका हूँ तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि द फ्यूल मोस्टली यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इज कॉल्ड वुड चारकोल, बिटुमिनस कोक, पल्वराइज्ड कोल या कोक। तो राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता है, ये 4 ऑप्शन है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता रहेगा, उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका सीमेंट इंडस्ट्री है, इसके बारे में बात कर रहा था। अभी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे हमारे चैनल में जा करके देख सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा एक जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर्स का एक और चैनल है, उसको भी जाके आप